नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अलोका एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के बारे में। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का फॉर्म आ गया है। आज 10 फरवरी है। आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। फॉर्म भी भरना शुरू हो गया है। आप लोग इसकी जो वेबसाइट है उस पर जा कर के फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के बारे में हम लोग पूरी जानकारी देखते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, कब लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस है, क्या क्या लग रहा है, सारी डिटेल आप लोगों को दी जाएगी इस वीडियो में। तो अंत तक वीडियो पे बने रहिए। आइए हम लोग देखते हैं। ये देखना है कि इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है। हर बार अलग अलग यूनिवर्सिटियों को जिम्मा दिया जाता है। वो यूनिवर्सिटी हर बार अलग अलग एग्ज़ाम कराती है यूपी एंट्रेंस बीएड का। ठीक है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी इस बार करा रही है। क्या करा रही है? यूपी बीएड का एग्ज़ाम करा रही है, जो एंट्रेंस वाला है 2023 वाला। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। शैक्षिक अर्हता का मतलब है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। आइए देखते हैं। बीएड द्विवर्षीय मतलब 2 साल का है। सुनने में आ रहा था कि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी 2022 से, तो ये 1 साल का हो जाएगा, लेकिन 1 साल का अभी भी नहीं हुआ है। 2 साल का ही है। द्विवर्षीय है, मतलब 2023 से 2025 तक ये सेशन चलेगा। ठीक है। तो 2023 से 25 सेशन के लिए बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म भरा जा रहा है। इसके लिए आइए देखते हैं आगे क्या अर्हता है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसको हम लोग देखते हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि बीई एवं बीटेक में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह है। कहने का मतलब ये सीधी सीधी बात आप लोग जान लीजिए कि बीटेक वालों को छोड़ के, बीई और बीटेक वालों को छोड़ के सबके लिए 50% का होना ज़रूरी है। अगर 50% से कम नहीं है, अगर 50% से कम है आपका ग्रेजुएशन में, तो आप बीएड का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आपके पास बीए में 50% से कम है, ठीक है, अगर लेकिन आपका ग्रेजुएशन में बीए मतलब ग्रेजुएशन में 50% से कम है, लेकिन आपका पीजी में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम अगर आपने किया है, तो उसमें आपका 50% से अधिक अंक है, तो आप लोग बीएड का फॉर्म भर पाएंगे। वो अलग बात है, किसी किसी वैकेंसी में ये कहा जाता है कि 50% से कम ग्रेजुएशन में तो आप नहीं भर पाएंगे, तो वहाँ के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अभी तक जो है ये है कि बीएड करने के लिए या तो ग्रेजुएशन में या तो पीजी में आपका 50% का होना अनिवार्य है। बीई और बीटेक के लिए 55% का होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में आपका बीए, बीएससी, बीकॉम या इसके समकक्ष जैसे लोग इस समय बीसीए करते हैं और बीबीए और बीएबी है, बीएससी एजी है, तो इन सब का कोर्स के लिए भी आपका 50% कम से कम ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप बीएड का फॉर्म भर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बी एवं बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त समतुल्य कोई अर्हता हो, तभी आप शामिल हो पाएंगे। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में स्नातक पर 5% की छूट रहेगी। चलिए देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी के लिए कोई परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं है। इसके अनुसार बस केवल उन लोगों को पास होना चाहिए। अगर आप पास हैं ग्रेजुएशन तो आप भर सकते हैं क्या, बीएड का फॉर्म। ठीक है। और जो दृष्टिबाधित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5% की छूट रहेगी। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्या है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उसे समकक्ष संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्र बीएड में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नवत है। मतलब अगर आप
जो संस्कृत संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है बनारस में, अगर वहाँ एडमिशन लेना है तो उन लोगों ने क्या कहा है कि आपके पास संस्कृत होना चाहिए। भाई संस्कृत पढ़े होंगे तभी तो आप संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे। आइए देखते हैं क्या है। न्यूनतम 50% अंकों सहित संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवार्षिक शास्त्रीय परीक्षा या द्विवार्षिक शास्त्रीय सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्रीय अथवा द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्रीय या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र 1985 तक तीनों वर्षों में संस्कृत से अभिप्राय संस्कृत के मुख्य कोर विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। मतलब ये है ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत होगा तभी आप संस्कृत वाले इस संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। महत्वपूर्ण नोट क्या है। ऐसे अभ्यर्थी जो 2023 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये है कि जिनका अपीयरिंग है, लोग कहेंगे हमारा अपीयरिंग है, हम लोग क्या करें, जो लोग अपीयरिंग है वो भी आप फॉर्म भर पाएंगे बिना टेंशन के। फॉर्म भरिए, सब लोग भर पाएंगे, चाहे वो पास हो चाहे अपीयरिंग हो, भर पाएंगे अपीयरिंग वाले भी। लेकिन जब काउंसलिंग होगी तो तब तक इन लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग होने के बाद रिजल्ट, जब काउंसलिंग आप करेंगे तो आपका रिजल्ट अपलोड होता है, या नेट की कॉपी से कॉलेज से अटैच करा के जमा करिए ऑनलाइन, या तो ओरिजिनल कॉपी ऑनलाइन जमा करिए, मतलब अपलोड कराना पड़ता है, तभी आपका आगे बढ़ता है। काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, तो काउंसलिंग ही नहीं होती है। ठीक है, मतलब अगर काउंसलिंग के समय तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप बीएड का काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद भी, स्कोर अच्छा आने के बाद भी। ठीक है, आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। जो तिथि है, तिथि का मतलब है कि आपका जो डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स। आइए देखते हैं। क्रम संख्या 1, विज्ञापन की तिथि 1/2/2023 को, मतलब 1 फरवरी 2023 को विज्ञापन जारी कर दिया गया था। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभिक तिथि, तो ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हुआ है, 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 10 फरवरी मतलब आज से स्टार्ट हो गया है। और बिना विलंब के ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 3/3/2023 तक, मतलब मोटा मोटी आप लोग जान लीजिए कि 2023 के मार्च 3 मार्च तक, 3/3/2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। मतलब कुल मिला के 20 दिन इधर और 3 दिन उधर, 23 दिन आपको टाइम मिलेगा। 23 दिन में आप लोग फॉर्म को भर लीजिए, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, फाइन देना पड़ेगा, विलंब शुल्क देना पड़ेगा। क्या है आइए उसको देखते हैं। विलंब शुल्क सहित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 10 दिन तक, मतलब 1 हफ्ते को आपको दिया जाएगा एक्स्ट्रा टाइम, कि आप जिनका भी छूट गया हो आप लोग अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विलंब शुल्क देना पड़ेगा। आइए आगे देखेंगे विलंब शुल्क कितनी है तब तक के लिए। देखते हैं कि प्रवेश पत्र डाउनलोड कब किया जाएगा। 13/4/2023 को से प्रवेश पत्र जारी किया जा सकता है। अब इसकी संभावित तिथि जो है परीक्षा की, वो 24/4/2023 है। 24/4/2023 को आपका एग्ज़ाम होगा, दिन उस दिन सोमवार है। परिणाम जो आएगा, मतलब रिजल्ट कब आएगा, 30 मई को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और काउंसलिंग के लिए 1 जून से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 1 जून से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब तक ये संभावित तिथि है, बाकी जो आगे होगा आपको अपडेट कराया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नोट में क्या लिखा है। नोट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नोट मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा होगा। किसी विशेष परिस्थिति में बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2023 से संबंधित तिथियों में परिवर्तन का अधिकार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास होगा। ठीक है, मतलब ये है कोई अगर मान लीजिए उस दिन एग्ज़ाम नहीं करा पाती, या कोई भी इसमें तिथि है, इसमें संशोधन करना होगा तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कर सकती है। इसमें कोई आपके कोर्ट में केस वोस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संशोधन किया गया। ठीक है, तो ये तिथि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट डेट का ध्यान रखिए कि 3 मार्च को आपको लास्ट डेट तक फॉर्म भर देना है, नहीं तो उसके बाद 1 हफ्ते लेट फीस लगेगी। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। फीस कितनी देनी है, आवेदन शुल्क कितना देना है, कुल रुपए में देना है। उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1400 रुपये की फ़ीस है। कितनी फ़ीस है, 1400 रुपये की फ़ीस है, देना है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए 700 रुपये फ़ीस है और अन्य राज्यों के लिए 1400 फ़ीस है। देखिए कहने का मतलब है कि SC ST के लिए 700 है, बाकी सबके लिए 1400 रुपये की फ़ीस है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। विलम्ब शुल्क के साथ, जैसे हमने बताया कि 1 हफ्ते की डेट इसकी बढ़ेगी, तो 4/3/2023 से 10/3/2023 तक विलम्ब शुल्क के साथ आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो जो फीस SC ST की थी 700, वो बढ़ के 1000 हो जाएगी, और जो जनरल OBC और अन्य राज्य के लिए है, जो पहले 1400 थी, वो अब बढ़ के 2000 रुपये हो जाएगी। तो भैया कहें पैसा अपना नुकसान करेंगे, आप लोग फॉर्म को फटाफट भर लीजिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, कैसे ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को तीन चरण में बांटा गया, निम्न 3 चरण में बांटा गया। क्या क्या है? 3 चरण है, 3 पार्ट है फॉर्म भरने का। क्या क्या? पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना, ऑनलाइन आवेदन को पूर्ण करना और पेमेंट गेटवे के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करना एवं आवेदन पत्र का प्रिंट आउट करना। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले चरण में रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे चरण में पूरे आवेदन को फॉर्म भरना है, और तीसरे चरण में आपको पेमेंट करना है और उसके साथ ही साथ प्रिंट आउट लेना है। और यूनिवर्सिटी को कॉपी भेजना नहीं है, पहले भेजा जाता था लेकिन अब नहीं भेजा जाता है। आप जो प्रिंट आउट होगा ऑनलाइन, उसको अपने पास आपको रख लेना है, बस उसको रखिए, उसकी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, जब आप एडमिशन लेंगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। प्रथम चरण पंजीकरण कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आपको यहाँ से पता चलेगा। देखिए इसके लिए लिखा हुआ है कि ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की वेबसाइट www.bujhansi.ac.in पर उपलब्ध है, उस पर लिंक उपलब्ध है, यहाँ से आप जा कर के क्या करेंगे, बीएड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन की प्रविष्टियों को भरें, जहाँ जहाँ स्टार चिन्ह लगा है उन प्रविष्टियों को अनिवार्य रूप से भरना है। मतलब जहाँ स्टार लगा हुआ है, जहाँ भी ऐसे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड्स है, उनको आप भरेंगे तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर स्टार नहीं लगा है तो उसको आप छोड़ के फॉर्म को आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी कृपया सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण रूपेण त्रुटि रहित है, तदुपरांत ही सबमिट पर क्लिक करें। कहने का मतलब ये है कि आपको फॉर्म चेक कर लेना है कि फॉर्म में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। जो भी लिखा गया है, जैसे आपका 10-12 का लिखा गया, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब सही है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो आप लोग सुधार कर लीजिए, तभी सबमिट करिए, फाइनल सबमिट। नहीं तो फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसमें कोई संशोधन नहीं होगा और आपके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं। अभ्यर्थी के पंजीकरण मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे निर्धारित स्थान पर भरना होगा, जो अभ्यर्थी के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। आपके पास एक OTP आएगा, OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड। तो आप कोशिश यही करिए कि अपना ही मोबाइल नंबर दीजिए, जिससे कि OTP आए तो आप तुरंत बता सकें, क्योंकि OTP का मतलब है तो वन टाइम पासवर्ड, ये दोबारा यूज़ नहीं होता है और इसकी टाइम लिमिट होती है, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, तो उतनी देर में एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, तो वो OTP यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगी तुरंत, इसलिए अपना ही नंबर दें, क्योंकि आगे फ्यूचर में भी आपको OTP की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तब वहाँ के लिए भी आपको यही मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसको डाल के आगे बढ़ना होगा। तो उसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर ही डालिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के साथ ही अभ्यर्थी को कंप्यूटर जनित 15 अंकों की पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी। इस पंजीकृत संख्या एवं पासवर्ड को सावधानी पूर्वक भविष्य के संदर्भ हेतु लिख कर रख लें एवं इस पृष्ठ का प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि इस पंजीकरण संख्या के आधार पर ही आगे की संपूर्ण प्रक्रिया संपादित होगी। कहने का मतलब ये है कि जो आपको आईडी पासवर्ड आएगा, आपके मेल पे भी आएगा, आपके मोबाइल पर भी आएगा, उसको आप कहीं लिख कर रख लीजिए। आगे की जितनी प्रोसेस होगी इसी ईमेल आईडी पे जो आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आया है या मोबाइल पे जो रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आया है, दोनों सेम ही आता है, जहाँ भी आ जाए तो वो आपके आगे काम में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। नोट पढ़ते हैं फिर से। क्या नोट है? प्रवेश हेतु केवल पंजीकरण करने मात्र से
अभ्यर्थी का बीएड प्रवेश परीक्षा 2023-25 हेतु आवेदन पूर्ण नहीं होता है। यह केवल सफलतापूर्वक पंजीकरण का प्रतीक है। पंजीकरण के उपरांत अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन को पूर्ण करना है। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा न होने की स्थिति में आवेदन अपूर्ण मानते हुए अस्वीकार कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद पेमेंट करना है, फिर प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, 4 स्टेप आपको करेंगे तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। आप प्रिंट आउट लीजिए चाहे नहीं लीजिए, लेकिन आपको पेमेंट तक करना है। कुल मिला के आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट ही माना जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द्वितीय चरण में क्या करेंगे आप? द्वितीय चरण में पंजीकरण करने के पश्चात आगे की प्रक्रिया आवेदन पत्र पूरित करें। कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें। ऊपर लिखा रहता है कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर यहाँ लिखा रहता है कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। लॉगिन करने के बाद उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ लॉग जैसे क्लिक करेंगे आपको पूरा आगे का प्रोसेस के लिए ओपन हो जाएगा। स्क्रीन पर मांगी गई सूचनाओं को आवेदन संबंधी सामान्य निर्देशों के आधार पर भरने के बाद सबमिट करें। ठीक है, तो जो भी आपका मांगा गया है उसको डिटेल आप भर करके आगे बढ़ना है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई कुछ प्रविष्टियाँ तारांकित हैं, मतलब जो तारांकित है उनको आप क्या करेंगे, मैंडेटरी फील्ड है, उनको आप पूरा भरेंगे। यदि उसमें कोई त्रुटि नज़र आती है तो उसको आप दूर करेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 4 दिनों के अंदर त्रुटियों को संशोधन कर सकेंगे। मतलब ये है कि अगर गलती हो जाए, आप चेक नहीं कर पाएँ, सबमिट कर लें, तो उस हालत में क्या है कि जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो अंतिम तिथि के 4 दिन के बाद आपको करेक्शन के लिए मौका दिया जाएगा। अभ्यर्थी पुनः संशोधित आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति, छाया प्रति एवं उसका पंजीकरण संख्या, संदर्भ भविष्य के संदर्भ है तो पास सुरक्षित रखें। त्रुटि संशोधन किया जा सकता है। विषय, वर्ग, लिंग, भारांक तथा परीक्षा केंद्र, मतलब सब चीज़ में संशोधन नहीं होगा, केवल विषय में, वर्ग में, लिंग में, भारांक में और परीक्षा केंद्र में। तो आप ध्यान से दीजिएगा, ये नहीं कि सब कुछ में हमारा सब कुछ जो भी है सब करेक्शन कर लेंगे। सब कुछ में करेक्शन नहीं होगा, केवल यही जो पार्ट लिखा हुआ है इतने में ही करेक्शन होगा और किसी में करेक्शन नहीं होगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, केवल इतने पार्ट में ही करेक्शन होगा। किसमें? विषय में, वर्ग में, लिंग में, भारांक में और परीक्षा केंद्र में। इससे अधिक का आपका करेक्शन नहीं होगा। तो आप फॉर्म को ध्यान से भरिएगा। किसी भी कैफ़े में, साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भरवा ले सकते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे तृतीय चरण में क्या है। तृतीय चरण में है कि आपने मेक पेमेंट पे जाके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप कर सकते हैं। और इसके करने के बाद ट्रांजेक्शन आईडी अपने पास रख लेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि फ़ीस कितनी है, यूपी के SC ST के लिए 700 रुपये है, बाकी सब के लिए 1400 रुपये फ़ीस रखी गई है। और विलम्ब शुल्क में हमने बताया कि SC ST के लिए यूपी के 1000 रुपये और बाकी सब के लिए 2000 रुपये फ़ीस रखा गया है। ठीक है, तो ये लास्ट डेट तक आप लोगों को पेमेंट कर लेना है, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन भरने के बाद भी पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक और बात, पिछले बार की इस तरह की समस्या आई थी। क्या आई थी समस्या? कुछ लोगों का कहना था कि हम जो विलम्ब शुल्क लग रही है, मतलब 3 तारीख के बाद 4 तारीख से, तो लोगों का ये कहना था कि हम तो 4 से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, केवल मेरा पेमेंट नहीं हुआ था। तो पेमेंट नहीं हुआ है या हुआ है, आप अगर 4 तारीख हो गया, 3 तारीख के बाद हो गया, 4 तारीख हो गया, 5 तारीख हो गया, तो आपको विलम्ब शुल्क देना ही पड़ेगा, चाहे आप रजिस्ट्रेशन भले ही 10 फरवरी को पहले दिन ही क्यों ना कर लिया हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि पेमेंट आपको 3 मार्च तक कर ही लेना है। ठीक है, 3 मार्च तक आपको पेमेंट कर लेना है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद, जैसे हमने बताया कि फ़ीस आपको एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 10/3/2023 तक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कोई असफल हो जाता है किसी का पेमेंट, तो 24 घंटे के पश्चात फिर से आप पेमेंट कर सकते हैं और आपके खाता में वापस आ जाएगा। तो ऐसे 24 घंटे में नहीं भी आता है तो कुछ देर बाद आ जाएगा, अपना आप चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन संबंधी अब सामान्य निर्देश। ठीक है, क्या नाम सामान्य निर्देश है देखते हैं।
अभ्यर्थी का नाम हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अपना पूरा नाम भरें। ठीक है, नाम के साथ श्रीमती, कुमार, कुमारी इत्यादि नहीं लगाना है। ठीक है, लोग के एम लगा देते हैं, के एम नहीं लगाना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, श्री, श्रीमती, कुमारी, के एम कुछ नहीं लगाना है आप जब फॉर्म भरेंगे तो। ठीक है, पिता का नाम आप भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, उसके बाद माता का नाम भरेंगे, कैपिटल लेटर में भरना है। इसमें माता पिता का नाम क्या है कि श्री, मिस्टर, कुमार, कुमारी कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, आगे जन्मतिथि भर लेंगे, जन्मतिथि आपकी ऐसे रहेगी, डेट भरना है, फिर मंथ भरना है, फिर ईयर भरना है। ऐसे ही आपका होगा, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 28 फरवरी 1995 है तो आपको ऐसे भरना पड़ेगा 28/02/1995। ठीक है, आइए ईमेल आईडी आप भरेंगे। ईमेल आईडी ऐसा भरिएगा जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो या पासवर्ड उसका पता हो, आपको सिस्टम में लॉगिन हो। ठीक है, क्योंकि मोबाइल में लॉगिन रहेगा तो आप उसमें जो भी OTP आएगा बता पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा बता पाएंगे। उसका वही ईमेल आईडी डालिए जो इसमें आप खोल पाएँ उसको। ठीक है, क्योंकि ऐसी ईमेल आईडी आप डाल दें जिसको ओपन ना कर पाएँ तो कोई मतलब नहीं होगा, ईमेल आईडी खुलेगा नहीं तो उसमें से आपको डेटा मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करना, वही ईमेल आईडी देना है जो चलती हो। ठीक है, मोबाइल नंबर 10 अंक का मोबाइल नंबर देंगे और मोबाइल नंबर में वही देंगे जो आपका इसमें रिचार्ज हो। आजकल क्या होता है कि मोबाइल बिना रिचार्ज के रहता है, क्योंकि आजकल रिचार्ज इतने महंगे हो गए हैं, सबके पास 2-2 3-3 नंबर है तो लोग रिचार्ज नहीं कराते हैं। रिचार्ज नहीं कराएंगे तो OTP नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप रिचार्ज वाला ही नंबर देंगे जिसमें रिचार्ज है, जो आप रेगुलर यूज कर रहे हो। ठीक है, आइए देखते हैं, आपको मेल फीमेल भर देना है। ये ध्यान दीजिएगा मेल फीमेल वाला, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है। मेल पे फीमेल 2 ऑप्शन होता है, कभी गलत से क्लिक हो जाता है। तो आप लोग फॉर्म भरने से जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें ध्यान से देख लेंगे कि आपने कि मेल फीमेल की जगह आप अगर मेल है तो मेल है कि नहीं, फीमेल है तो फीमेल है कि नहीं। ठीक है, इसमें ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन इस बार दिया गया है। आइए देखते हैं नेशनलिटी मतलब आपकी इंडियन भर ही देंगे, नेशनलिटी है। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, डोमिसाइल ऑफ यूपी। आइए देखते हैं, यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो यस करना है। ठीक है, पूछता है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यूपी के नहीं है तो नो करेंगे। यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है परंतु उसकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल इंटर स्नातक उत्तर प्रदेश के बाहर प्राप्त की गई हो तो अभ्यर्थी को निर्देश पुस्तिका में दिए गए प्रारूप 8 के अनुसार ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जो लोग बाहर से पढ़े हैं तो एक प्रारूप दिया गया है कि हम बाहर से पढ़े हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल इंटर एवं स्नातक उत्तर प्रदेश से किसी भी महाविद्यालय से उत्तीर्ण किया है, ऐसे अभ्यर्थी अपना हाई स्कूल इंटर स्नातक के अंक तालिका का प्रमाण पत्र अपलोड करें। मतलब ये है कि उसमें जब जो लोग यूपी से पढ़े हैं उन लोगों को अगर निवास नहीं भी लगाना चाहते हैं तो वो लोग कोई एक सर्टिफिकेट लगा देंगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कैटेगरी, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी, OBC SC ST EWS के अभ्यर्थी यदि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित है तो अपने वर्ग के सम्मुख क्लिक करें। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए जांच प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। मतलब ये देखिए 2019 का है पे आपका सर्टिफिकेट तो नहीं चलेगा, 1 अप्रैल 2020 के बाद का, मतलब 31 मार्च 2020 का भी है तो आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा OBC के लिए, उसके बाद का होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग OBC को 1 जुलाई 2022 या उसके बाद का आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र कब का करना है, 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए। ये सब ध्यान दीजिएगा, यदि सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको गलत अपलोड कर देंगे तो आपका फॉर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या करना है कि देख लेंगे OBC के लिए जांच प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 के बाद का और आय प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जनजाति वर्ग EWS के अभ्यर्थी समय दौर पर क्लिक करें, बल्कि सामान्य के सम्मुख क्लिक करें, अर्थात अन्य राज्य के आरक्षित इस अभ्यर्थी परीक्षा श्रेणी सामान्य मान जाएंगे। मतलब ये है कि जो बच्चे बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, वो केवल जनरल में आएंगे, उसमें कोई कोटा नहीं लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं दिव्यांगजनों के लिए, इनके पास भी
प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अब पत्र व्यवहार का पूरा पता आपको भरना है। ठीक है, वैवाहिक स्थिति मैरिड है कि अनमैरिड है, इसमें आप भर लेंगे। अगला पिन कोड, पिन कोड भरेंगे। पिन कोड 6 अंक का होता है, आप सब लोगों को पता होगा। पिन कोड भरना जरूरी है। फ़ोटो पहचान, अभ्यर्थी को 12 अंकों की आधार संख्या भरें। जिन अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड यदि अब तक नहीं है तो वो अपना पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी इसमें से कोई आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास होना चाहिए आधार नंबर, नहीं है तो डीएल, वोटर आईडी और पासपोर्ट लगा के आप आगे फॉर्म भर सकते हैं। आइए देखते हैं फ़ोटो एवं हस्ताक्षर। ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन अभिमुख फ्रंट फेस, दोनों तर्जनी, बोथ इंडेक्स फिंगर तथा हस्ताक्षर आकार में एवं हाँ, तो आइए देखते हैं क्या क्या अपलोड करना है। सबसे पहले आपको फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो मतलब फ्रंट फेस, आपको कैमरे की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, दूसरे में आपको हस्ताक्षर करना है। और क्या करना है, दोनों उंगली, तर्जनी उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के बगल वाली उंगली का, इन दोनों उंगली का एक ही साथ लगा के अपलोड करना है। दोनों इंडेक्स फिंगर को, इंडेक्स मतलब तर्जनी उंगली जिसे हम लोग कहते हैं अंगूठे के बगल वाली, इन दोनों उंगली का निशान एक ही पेपर पे लगा के एक ही साथ अपलोड करना होता है। कई लोग गलत करते हैं, अलग अलग करते हैं, अलग अलग नहीं, एक ही साथ रख करके और बगल बगल में रख के एक रख लेंगे, फिर दूसरा भी रख के, और इन दोनों को अपलोड करना है। अंगूठा नहीं लगेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोथ इंडेक्स फिंगर हस्ताक्षर अधिकतम 50 KB जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB में होना चाहिए। ठीक है, फोटो हस्ताक्षर अंगुलियों का निशान स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर उधर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट एवं गहरे रंग के चश्मे के साथ खींची हुई फ़ोटो स्वीकार नहीं होगी एवं इस दिशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब आप चश्मा लगाते हैं एकदम हल्का स्पष्ट हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आप कोशिश यही करिए कि बिना चश्मे का ही फ़ोटो खिंचा के फ़ोटो लगाइए। ठीक है, क्योंकि एसएससी कई बार रिजेक्ट कर दी थी, अगर ये भी रिजेक्ट करती है तो आपका 1 साल नुकसान होगा। ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यदि किसी अभ्यर्थी की तर्जनी नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी उक्त हाथ की किसी अन्य उंगली अथवा अंगूठे का उपयोग करें। ठीक है, मान लीजिए किसी की तर्जनी उंगली नहीं है तो उसके बगल वाली उंगली या कोई भी उंगली लगा के आप अपलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं 17 नंबर में हाई स्कूल परीक्षा का विवरण। हाई स्कूल परीक्षा में पूर्णांक प्राप्तांक आप भर लेंगे, अपने आप आपको परसेंटेज दिख जाएगा। ऐसे आपको इंटर का भी डिटेल भरना है, ऐसे आपको ग्रेजुएशन का भी डिटेल भरना है। अगर आपका परास्नातक है तो परास्नातक मतलब पीजी का भी आप इसमें भर सकते हैं। अब देखते हैं यदि नोट में क्या लिखा है। यदि स्नातक स्तर पर अर्हता पूरी करता है तो उसने परास्नातक परीक्षा पूर्ण नहीं की हो तो इस कॉलम को ना भरे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप ग्रेजुएशन में 50% है तो क्या ज़रूरत है पीजी लगाने की, मत लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं, कोई इसमें प्रमोशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्जी आपका टाइम वेस्ट होगा, कैफे वाले का टाइम वेस्ट होगा, एक उनको और एक्स्ट्रा अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो केवल ग्रेजुएशन में 50% है तो ग्रेजुएशन तक ही भरिए आप फार्म को, नहीं है तो पीजी भरिए। आगे देखते हैं उप श्रेणी सब कैटेगरी, जैसे आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, प्रतिरक्षा कर्मचारी है, दिव्यांगता है, इस तरह से हैं तो अपना इस तरह से प्रमाण पत्र इसका अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, 12 अंक, जैसे 12 अंक मिलता है ए से एफ के लिए आगे दिया हुआ है, जैसे एनसीसी किए हैं तो इन सब के लिए छूट मिलता है, उसको आप देख लेंगे। आगे है प्रवेश परीक्षा केंद्र हेतु शहर का विकल्प, इसमें नीचे दिया हुआ है, तो इसमें शहर का विकल्प है विशेष समूह सब्जेक्ट, उसमें आप भर लेंगे जो भी आपका सेंटर चाहिए, सेंटर आप भर लेंगे। अभ्यर्थी अपने समूह का चयन करें, प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देखें, पृष्ठ संख्या। ठीक है, तो समूह का मतलब होता है कि आप 8 साइज से हैं तो 8 भरेंगे, BA किए हैं तो, BSc किए हैं तो साइंस भरेंगे। ठीक है, और एग्रीकल्चर किए हैं तो एग्रीकल्चर भरेंगे, ये ऑप्शन रहता है, ये है। आइए अब आगे देखते हैं कि इसमें किन लोगों के आरक्षण मिलेगा। आरक्षण केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यूपी के हैं, बाहर लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, अदर स्टेट के विद्यार्थियों को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, ये सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला बात देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, विवाहित महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से निर्गत होगा। ये ध्यान से देखिए आप लोग,
कि जो विवाहित महिलाएं हैं अगर वो लोग बीएड का फॉर्म भर रही हैं तो उसमें जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से ही बनना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। प्रवेश परीक्षा प्रारूप किस तरह का प्रवेश परीक्षा में होगा? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, कितना है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आपको सारा का सारा आप करके आएंगे तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। कैसे नेगेटिव मार्किंग है तो आपके अंक भी कटेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र देखते हैं, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें 100 अंक होंगे। ठीक है, और भाषा हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक भाषा देंगे, वो भी 50 क्वेश्चन होंगे और ये भी 100 अंक के होंगे। कुल मिला के 3 घंटे का पेपर पहला पेपर होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य अभिरुचि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 50 नंबर का, 100 क्वेश्चन का, और जो आपका कला विज्ञान वाणिज्य जो भी आपका है उसमें भी 50 क्वेश्चन होगा और 100 अंक का होगा। टोटल 200 अंक का होगा। 3 घंटे इसके लिए भी होगा, मतलब कि ये दिन भर पेपर चलेगा। 6 घंटे का पेपर होगा, मतलब आपका उस दिन कुल दिन पूरा का पूरा दिन आपका चला ही जाएगा। तो आप लोग तैयार होकर जाइएगा, क्योंकि ये पेपर जो है दिन भर होने वाला है। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, एक पेपर ए और पेपर बी वाला है, पेपर पार्ट फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो इस तरह से पार्ट फर्स्ट में जैसे हमने बताया आपको कि एक सामान्य ज्ञान होता है जनरल नॉलेज, और दूसरा आपके लैंग्वेज हिंदी चाहे इंग्लिश कोई आप चूज करेंगे वो रहेगा, और दूसरे वाले में आपके सामान्य अभिरुचि परीक्षण से होता है और दूसरा आपके सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं। तो ये देख लीजिए, ये सब विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, बुंदेलखंड, भीमराव, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय बनारस की, जौनपुर का, गोरखपुर का, प्रयागराज की यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थनगर में गौतम बुद्ध, ये सब यूनिवर्सिटियाँ, इन सब में एडमिशन आप ले सकते हैं अगर आप इंट्रेंस दिए हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका परीक्षा केंद्र कहाँ पे है, कहाँ कहाँ आप एग्जाम दे सकते हैं। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे आपके यूपी में, तो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट आप भर सकते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह आप सेंटर है, जहाँ भी आप चाहें वहाँ सेंटर आप दे सकते हैं। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर है कि ये UPG BEd 2023 के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखा हुआ है। हेल्पलाइन नंबर आपको दो दिया गया है, टोल फ्री नंबर ये दिया गया है, और ईमेल आईडी दी गई है। आपको जो भी समस्या होती है यहाँ पे आप चूज करके अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर SP सिंह हैं, ये इनका है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के। रजिस्ट्रार हैं मिस्टर श्री विनय कुमार सिंह, और वेबसाइट है BU-Jhansi.ac.in। तो इस पर आप लोगों को जा कर के BU झांसी जो वेबसाइट है इस पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और बाकी ये जो भी आपने फॉर्म भरना है आपने पूरा देख लिया, पूरा का पूरा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि डिटेल आप लोगों को ज़्यादा बतानी थी। और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, आप लोग का समस्या का ऑप्शन दिया जाएगा, कैसे क्या करना है आपको समाधान करना है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी BEd का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत कठिनाई ना हो, गलत फॉर्म ना भरा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए।